आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं 29 अक्टूबर 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स की क्लास में आपको करंट तो मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट तड़का भी मिलेगा। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे कवर किया है जो भारत के हर एक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो वनडे हो या फिर स्टेट पीसीएस। आने वाला आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है और उसमें बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है और भारत में जितने भी आईबी है, भारत में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वनडे और स्टेट, सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण क्लास है। आइए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। और ये जो क्लास है ना, ये आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको एक क्लास दी जा रही है। शुरुआत करेंगे मोटिवेशन थॉट से। आप जितनी बड़ी सोच रखते हैं उससे बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। देखिए, आपकी जो सक्सेस है ना, वो आपकी सोच पे निर्भर करती है। छोटा सोचेंगे आपके एफर्ट छोटे होंगे, बड़ा सोचेंगे आपके एफर्ट्स बड़े होंगे, एफर्ट्स बड़े होंगे सक्सेस बड़ी होगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन और शुरुआत करेंगे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। हाल ही में पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? पॉल बिया हैज रिसेंटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो फ्रेंड्स आप सभी याद रखिएगा, ये कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। कहां के बने हैं? कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। तो आप यहां पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये कैमरून के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने 92 ईयर्स में 92 साल में वापस से जीत हासिल करी, बहुत बड़ी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ही इज द ओल्डेस्ट करंट प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे उम्र दराज जो राष्ट्रपति हैं वो ये हैं। लगातार इन्होंने 8वीं बार राष्ट्रपति बनने का एक गौरव प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिएगा कैमरून का नाम। एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा कि कैमरून के प्रेसिडेंट कौन है, तो पॉल बिया है 92 ईयर्स की एज में। देखिए इनको टोटल कितने वोट मिले हैं फ्रेंड्स? तो 53.66% इनको वोट मिले हैं। पॉल बिया ने 1982 में अपने करियर की शुरुआत करी एज अ प्रेसिडेंट। तब से लगातार वो सत्ता में रहे हैं। 2008 में राष्ट्रपति पद की सीमा को समाप्त इन्होंने कर दिया और लिमिट्स को ही यहाँ पे हटा दिया। उसके बाद से लगभग हर चुनाव ये लड़ते हैं और जीत जाते हैं। देखिए हम आपको बता दें, 1960 में फ्रांस से आज़ादी के बाद से पॉल बिया जो हैं वो कैमरून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये लगातार केवल दूसरे ऐसे राष्ट्र अध्यक्ष हैं 1960 में फ्रांस से आज़ादी के बाद लगातार देश को लीड कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर कैमरून है कहाँ पर? तो आइए मैं आपको कैमरून के बारे में पूरी डिटेल्स बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप देख रहे हैं और यहाँ पर आपको कैमरून देखने को मिलेगा जो कि वेस्ट साइड में है। अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में आपको कैमरून देखने को मिलेगा। आपके दिमाग में ये चीज़ तो बैठ गई होगी। अब देखिए मैं आपको इसके पड़ोसी देशों के बारे में भी आपको समझा देता हूँ। तो नाइजीरिया है, आप यहाँ पर देखो ये नाइजीरिया है। इसके बाद आप चाड देखो, तो चाड भी यहाँ पर पड़ोसी देश है। आप यहाँ पर देखो चाड भी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो चाड है। फिर आप देखो मध्य अफ्रीकी गणराज्य सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये भी है। आप यहाँ पे गैबन देखिए और इक्वेटोरियल गिनी आप यहाँ पर देखिए। इस प्रकार से कैमरून अपनी बाउंड्री को बनाता है। और ये आप देखें, इसकी कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी कैपिटल है याओंडे। और पॉल बिया प्रेजेंट में इसके राष्ट्रपति हैं, सबसे लंबे उम्र दराज। देखिए अब बात यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने अपॉइंटमेंट की करी है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको मैं उसके बारे में पूरा समझाऊं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सर्बिया के नए प्राइम मिनिस्टर ड्यूरो मैकेट बने हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी बने हैं जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्राइम मिनिस्टर हैं कमला प्रसाद बिसेसर। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे ब्राइस ओल्गी नगुएमा की, तो गैबोन के राष्ट्रपति बने हैं। इक्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं डैनियल नोबोआ। क्रिस्टी कोवेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इजराइल के सैन्य प्रमुख बने हैं इयाल जमीर। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में ह्यूनुमामू यानी ह्यूनामू 5 मिसाइल को किस देश ने लॉन्च किया है? तो ह्यूनामू को यहाँ पे लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने, साउथ कोरिया ने। किसने लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने इसे लॉन्च किया है। देखिए दक्षिण कोरिया ने अपनी सबसे पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनामू 5 को लॉन्च किया है।
इसे मॉन्स्टर मिसाइल भी कहा जाता है। आइए इनकी क्षमताओं के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, ये एक रोड मोबाइल है, मतलब इसे एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और ये मारेगी सरफेस टू सरफेस, यानी ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका टोटल वेट 36 टन है और लंबाई इसकी 16 मीटर है। ये यहाँ पर जो टारगेट है उसको भेदने में सक्षम है और खासकर बंकरों को नष्ट करने में डिज़ाइन किया गया। बंकर क्या होते हैं? देखिए, ज़मीन के अंदर यहाँ पर एक बड़ा सा जगह होता है और वहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बंकर बनाए जाते हैं। तो मान लीजिए अगर दुश्मन को मारना है, वो बंकरों में छुपे हुए हैं ज़मीन के अंदर, तो ये बंकरों को भी हिट कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूँ जो कि डिफेंस से रिलेटेड है और आपको पता होना चाहिए। देखिए, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था बुरे वेस्टनिक क्रूज मिसाइल के बारे में, जो 14,000 किलोमीटर तक की सफर तय कर सकता है। रशिया ने इसकी टेस्टिंग करी है। ये परमाणु बेस्ड न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। देखिए, भारत ने हाल ही में पहली बार रेल आधारित लॉन्चर से रेल बेस्ड इन्होंने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ताकि कहीं से भी ट्रेन में से लाया जा सके और वहां से लॉन्च किया जा सके। देखिए, S-400 मिसाइल जो है हमने रशिया से मांगा है और उसकी पूरी जो यूनिट है और वो यहाँ पर रशिया में सप्लाई कर रहा है। 2026 तक ही पूरी तरीके से हमें दे देगा। देखिए, ईरान ने क्या किया, ओमान की खाड़ी में एक मिसाइल अभ्यास किया है। इसका नाम है सस्टेनेबल पावर 1404। क्लियर है? तो सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, आपको पता होने चाहिए। आइए देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सरंडा जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है सरंडा फॉरेस्ट एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पर है? तो सरंडा जंगल को वन्य जीव अभयारण्य बनाने का यहां पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को साफ साफ कहा है, ऑर्डर किया है, आदेश दिया है कि आप ये वन्य जीव अभयारण्य यानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, मतलब ये जो जंगल, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप इसे डिक्लेयर करिए। ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि यहाँ पे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और यहाँ पे जो जैविक विविधता है उसको हमें बचाना है, सेव करना है। तो ये 314 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। भारत का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे समृद्ध जंगलों में से आता है। अगर आप इस जंगल को देखेंगे तो आपको खास चीज मिलेगी और यहां पर आपको लोहे के जो खनिज हैं, आयरन मिनरल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, भरपूर मात्रा में। ठीक है, तो अब देखिए विवाद क्या छिड़ा हुआ था, इसको हम समझते हैं। आखिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को क्यों इंटरवीन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को क्यों यहाँ पर बीच में आना पड़ा? तो झारखंड सरकार ने फैसला किया था कि 60 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में हम आदिवासी का निवास बनाएंगे, यानी जो ट्राइबल्स रहते हैं उनके लिए निवास बनाएंगे, और स्कूलों के कारण बाहर रखने की मांग करी थी कि हम इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, न्यायालय ने कहा है कि आदिवासी अधिकारों की आप रक्षा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करिए, लेकिन वो आपको अभयारण्य बनाना पड़ेगा और अभयारण्य के अंदर ही आप आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करिए, लेकिन आपको सेंचुरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि जब भी मैं आपको कोई भी चीज पढ़ाऊंगा तो मैं उससे जोड़ूंगा, ताकि आपको एक घटना से लगभग 10 से 15 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण घटना मिल जाए। तो भारत की पहली चीता सफारी आपसे पूछी जाए कहां पर, तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इसे शुरू किया गया है। सिमलीपाल ये कहां पर है? उड़ीसा में नेशनल पार्क है और ये भारत का 107 नंबर का नेशनल पार्क बन गया है। देखिए, आंध्र प्रदेश में आपको मैं बता दूं तिरुमला हिल्स और एरामाटी डिबालू है, इसको यूनेस्को की अभी टेंटेटिव लिस्ट, संभावित सूची में शामिल किया गया है। आने वाले समय में जब इसे इंक्लूड किया जाएगा तो मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। हाल ही में वेटलैंड सिटी यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं। इंदौर और उदयपुर शहर को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है। देखिए, अभी यहाँ पर हिल्सा मछली के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको हिल्सा मछली दिख रही है, ये बांग्लादेश की नेशनल फिश डिक्लेयर की गई है। देखिए, जो वियो चिदम्बरनार है, यहाँ पर बंदरगाह है, इसे ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला भारत का पहला
भारतीय बंदरगाह डिक्लेयर किया गया है। तो पहला इंडियन पोर्ट जो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा, इसका नाम है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। देखिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। आईएनएस सतलज ने किस देश के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है? तो आईएनएस सतलज ने यहां पर 18th ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया है मॉरिशस के साथ मिलकर के। ठीक है, किसके साथ? मॉरिशस के साथ मिलकर के। आइए पूरी डिटेल को समझते हैं। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। तो एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है जिसकी मदद से हम समुद्र की डेप्थ को नापते हैं। हम यहाँ पर समुद्र के सरफेस की कैसी बनावट उसको स्टडी करते हैं, कैसे यहाँ पर उसकी करंट्स धाराएं बहती हैं, कैसे यहाँ पर टाइड्स आता है, कैसे यहाँ पर ज्वार भाटा आता है। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं जो समुद्र से संबंधित हैं उससे हम यहाँ पे मेजर करते हैं और फिर उसकी मैपिंग करते हैं। इसे कहते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो हमने अभी मॉरिशस के साथ मिलकर के किया है। आईएनएस सतलज भारत का नेविगेशन शिप है और यहाँ पे मॉरिशस दूसरा देश है। इसके साथ मिलकर के हमने 18th हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक हासिल किया है। तो इस सर्वेक्षण से हमें यहाँ पर मैरीटाइम मैप मिलेगा, हम यहाँ पर अपनी तटीय सुरक्षा को भी ध्यान दे पाएंगे और हम यहाँ पे एनवायरनमेंट को भी बचाने में हेल्प आउट हमको होगी। देखिए, लगभग 35,000 वर्ग नॉटिकल मील के यहाँ पे सर्वेक्षण किया गया है और मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र पर आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं सुबह 10 बजे लाइव आ रहा हूँ मंथली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के। तो मैं लाइव रहूँगा, तो आप सभी को मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में अवेलेबल रहना है। सारे इंपॉर्टेंट टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा आपको, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन यहां से छूटे ना और भारत के हर एग्जाम में फंसे और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो 10 बजे आप सभी अपने दोस्तों को मैसेज कर देना, अभी मैं शेड्यूल कर दूंगा क्लास, तो आप जाकर के नोटिफिकेशन घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि जैसे ही मैं 10 बजे आऊं और आपकी क्लास स्टार्ट हो तो आप यहां पे मुझसे जुड़ जाएं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क कौन सी कंपनी बनाएगी? कौन सी कंपनी है जो वर्ल्ड फर्स्ट 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क बनाने जा रही है? तो इसका नाम है स्टेलरस। क्या नाम है इसका? स्टेलरस नाम है इसका। आइए जानते हैं। तो देखिए, जो स्टेलरस कंपनी है ये हांगकांग की कंपनी है। तो दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क लॉन्च करने जा रही है और इसमें हमें पहले से ही मौसम की जानकारी मिल जाएगी, एनर्जी और किसी भी प्रकार का डिजास्टर आएगा तो उसको मैनेज करने में हमें हेल्प आउट करेगा ये स्टेलरस। क्लियर है? तो दुनिया का पहला सैटेलाइट नेटवर्क जो 3D हवा के डेटे को इकट्ठा करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 18 महीने में 2 सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे पहले फेज में। देखिए, फेलियान कॉन्स्टलेशन नाम का यहाँ पे 6 सैटेलाइट का समूह है, ये यहाँ पे तैयार किया जा रहा है और यहाँ पे भेजा जाएगा। अब 2025 की जो भी प्रथम घटनाएं हुई हैं मैं उन सभी को भी आपको पढ़ा देता हूं। तो आप देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला स्टेट का नाम बताइए। तो पहला स्टेट यहाँ पे तमिलनाडु है। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम जो कि एक वायरस को तैयार किया गया, किसने तैयार किया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। देखिए, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन खोला गया। कहां पर? न्यू दिल्ली में। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? इनका नाम है मरियम फातिमा। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहां लॉन्च हुआ है? न्यू दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का 4th पूरी तरीके से पढ़ा लिखा स्टेट हिमाचल प्रदेश है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि आप सभी को डाउनलोड करना स्टडी कर एप्लीकेशन, जहां पर आप जो क्लास अभी देख रहे हो इसकी PDF जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको मिल जाएगी और आप यहां पे फ्री टेस्ट भी लगा सकते हो, जहां पर आपको आपकी रैंक भी पता चलेगी और ये पूरी तरीके से फ्री है। और आप प्रीमियम कोर्सेज में जाएंगे तो आप अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच भी देख सकते हैं। बायोलॉजी, पॉलिटी और इसके अलावा ज्योग्राफी तीनों विषय यहाँ पे चल रहे हैं। 1 साल का कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको PDF मिल जाएगा। 1 साल का आपको पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा। 2024-2025 की 12 महीने की मंथली मैगजीन मिल जाएगी। ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। और आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज में हमने आज ही लॉन्च किया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। देखो, प्रीमियम कोर्सेज में अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच को एनरोल कर लेना।
और जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 10 महीने की ई बुक आपके लिए अवेलेबल है। और ये टेस्ट सीरीज यहाँ पर देखो, कंप्यूटर की भी टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो। आप जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है वो 12 महीने की, बहुत सारे बच्चों ने गजब का रिस्पॉन्स दिया है। तो 12 महीने की जनवरी से लेकर दिसंबर तक की करंट अफेयर्स की मंथली टेस्ट लगाई है। हर एक महीने में लगभग जो है 250 क्वेश्चन है, जाकर के डेमो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 12 महीने की यहाँ पर है। इस प्रकार से हर महीने का आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। आइए देखते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। जेपीवाईसी किस देश के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? जेपीवाईसी इज अ स्टेबल कॉइन दैट इज लॉन्च्ड बाय द विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जापान ने यहाँ पर स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। जापान ने जेपीवाईसी मतलब जापानीज येन कॉइन नाम से दुनिया का पहला येन बेस्ड स्टेबल कॉइन यहाँ पे लॉन्च किया है। तो ये जो डिजिटल मुद्रा है जापानी येन से 1:1 रेशियो में जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये टोक्यो में फिनटेक स्टार्टअप है जेपीवाईसी इंक डॉट, तो इसे यहाँ पे इसको डेवलप किया है। तो जेपीएससी का उद्देश्य है ये फास्टर और सिक्योर्ड डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। तो डिजिटल करेंसी क्या होती है? तो डिजिटल करेंसी एक प्रकार की ऐसी करेंसी है जो आपको फिजिकली अवेलेबल नहीं होगी, जो आपको महसूस करना है डिजिटल रूप में होगी, और इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से लेन देन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसे आप मोबाइल ऐप, वॉलेट, बैंक खाते के जरिए भेज और प्राप्त कर सकते हैं, उदाहरण के रूप में बिटकॉइन और एथरम। पीएम मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ ईयर ऑफ एशियन मैरीटाइम कोऑपरेशन? तो 2026 का जो यहाँ पे वर्ष है इसे आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है, एशियन इंडियन ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में यहाँ पे घोषणा करी है रिसेंटली में। तो इसका उद्देश्य है समुद्र की सुरक्षा बढ़ाना, ब्लू इकोनॉमी को आगे लेके जाना, किसी भी प्रकार का डिजास्टर आता है तो रिलीफ पहुंचाना, और डिजिटल इंक्लूजन में सहयोग देना। अब हम बात करें एशियान के बारे में, तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और जो 8 अगस्त 1967 को बना था। और यह एक प्रकार का, यहाँ पर मैं आपको आसियान के टोटल 11 मेंबर बताने वाला हूँ। देखिए आसियान में अभी हाल ही में तिमूर लेस्ते भी इंक्लूड हुआ है। तो तिमूर लेस्ते यहाँ पे 11वां सदस्य बना है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया, ये टोटल यहाँ पे 11 मेंबर हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन इसे डायलॉग पार्टनर बनाया गया है। आसियान का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो जकार्ता इंडोनेशिया में है, और आसियान शिखर सम्मेलन जो है अभी मलेशिया में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? मलेशिया में। मैंने आपको पढ़ाया भी था। आसियान सम्मेलन का जो मेन इशू है वो डिस्कस करना है व्यापार, सुरक्षा और एनवायरनमेंट, और यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ जो कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने 2025 का जो वर्ष है वो किसके लिए डिक्लेयर किया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। देखिए 2026 का जो साल होगा वो महिलाओं के लिए होगा, और खासकर महिला किसान के लिए होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। भारतीय नौसेना ने 2024 का जो साल है वो नौसेना नागरिकों का वर्ष यहाँ पे डिक्लेयर किया है। भारत की पहल पे 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष डिक्लेयर किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2025 का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा, इसने किस देश को प्रभावित किया है? तो मेलिसा ने फ्रेंड्स अफेक्ट किया है किसको? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जमैका को। जमैका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हरिकेन मेलिसा ने सबसे ताकतवर तूफान माना जा रहा है, और ये कैरेबियन देश है जो कि आपको नॉर्थ अमेरिका के पास देखने को मिलेगा। जमैका की बहुत तेजी से ये जमैका की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके पहले ये हैती और डोमिनिकन रिपब्लिकन में नुकसान पहुंचा चुका है। ये कैटेगरी 5 हरिकेन बन गया है, जो तूफानों की सबसे खतरनाक श्रेणी आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा
यहाँ पे तबाही मचाता है। इसमें जो हवाएं चल रही हैं लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हरिकेन मेलिसा 2025 के अटलांटिक तूफान सीजन का 5वां हरिकेन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए मैं आपको 2025 के टॉप 5 शक्तिशाली तूफान के बारे में बता रहा हूँ। तो पहला हरिकेन मेलिसा है जो कि जमैका को इफेक्ट कर रहा है। फिर है सुपर टाइफून रगासा, ये फिलीपींस और हांगकांग को इफेक्ट किया। हरिकेन एरन, इसने अमेरिका को इफेक्ट किया। और साइक्लोन एरोल, इसने ऑस्ट्रेलिया को इफेक्ट किया। और टाइफून हम्बोर्टा, ये इसने बरमूडा को प्रभावित किया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव 2025 में टोटल कितनी सीटों के लिए वोटिंग हुई है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 4 सीटों के लिए वोटिंग हुई है, आपको ध्यान में रखना है। 4 राज्यसभा की सीटों के लिए वोटिंग हुई। तो 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के इलेक्शन हुए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो कि अभी यहाँ पे विधानसभा के चुनाव भी जीते हैं, उमर अब्दुल्ला यहाँ के सीएम भी हैं, इन्होंने 3 सीटें जीती हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने 4थी सीटें यहाँ पे जीती हैं, यानी 4th सीट जीती है। वोटिंग में भाग लेने वाले जो विधायक हैं उनमें से 88 में से 86 ने यहाँ पे वोटिंग करी है। तो 370 आर्टिकल हटने के बाद और जब जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन 2019 में हुआ था, तो राज्यसभा की यहाँ पे 4 सीटें हैं जिस पे चुनाव हुआ है। राज्यसभा के बारे में हम बात करें तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और इसे अपर हाउस कहा जाता है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में पता चलता है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। 1952 में इसे स्थापित किया गया है। यहाँ पे टोटल मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 250 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में 245 है। 233 मेंबर ये इलेक्टेड होते हैं स्टेट और यूटी से, और 12 मेंबर को यहाँ पे हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस और सर्विसेज के क्षेत्र में। तो देखिए राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे जो निर्वाचित विधायक होते हैं, यानी लोकसभा के मेंबर्स यहाँ पे इलेक्ट करते हैं। और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 साल का होता है, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। और इसका सभापति कौन होता है? देश का वाइस प्रेसिडेंट। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीन की किस हाई स्पीड ट्रेन ने हाल ही में 453 किलोमीटर प्रति घंटे की टेस्ट स्पीड को अचीव किया है? तो इसका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है CR450, CR450। तो चाइना की हाई स्पीड ट्रेन ने CR450 ने टेस्टिंग के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यहाँ पे हासिल करी, और अब तक की सबसे तेज ये कन्वेंशनल बुलेट ट्रेन मानी गई है। और 0 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पहुंचने में केवल 4 मिनट 40 सेकंड यहाँ पे लगते हैं, और 2026 से ये अपने सर्विसेज स्टार्ट कर देगी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल से पढ़ा। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स पर यहाँ पर आंसर देना है, जहाँ पे मैं पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराता हूँ। तो RRR में सितंबर महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। विश्व का पहला AI जनरेटेड जीनोम किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? तो इसका नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन जो है 2025, ये कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर किया गया? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। आनंद कुमार वेल कुमार ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में 42 किलोमीटर स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जोधपुर में श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। चुनाव आयोग ने कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर कर दिया है? तो चुनाव आयोग ने 474 जो यहाँ पे राजनीतिक दल उनको बाहर किया है। ऑस्कर 2026 के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? तो होम बाउंड मूवी को ऑफिशियल एंट्री यहाँ पे मिली है। एशिया का सबसे बड़ा तेल संचालन कमांड सेंटर कहाँ पे डेवलप स्थापित किया गया है? तो साबरमती इसका सही आंसर हो जाएगा। सिडनी मैक लॉगिन लेवलॉन ने किस स्पर्धा में 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 400 मीटर रेस में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है।
आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का ऑफिशियल थीम का नाम क्या है, गाने का नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्रिंग इट होम, श्रेया घोषाल ने गाया है। भारत को किस परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया, री इलेक्ट किया गया है? तो भारत को पोस्टल गवर्निंग काउंसिल के लिए री इलेक्ट किया गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी तक आपने जो यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ा वो आपका पिछले महीने का था। अब मैं आपको कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रीजन कराता हूँ। भारत के 53 नंबर के चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? तो यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत बनने जा रहे हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो विज्ञान रत्न अवार्ड यहाँ पे मिला है जयंत विष्णु नरलीकर को। कंबोडिया थाईलैंड के बीच में शांति समझौता किस स्थान पर हुआ है? कुआलालंपुर में, मलेशिया में हुआ है। किस देश ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का सफल टेस्टिंग किया है? तो यहाँ पर इस देश का नाम पूछा जा रहा है, तो रशिया ने टेस्टिंग करी है। डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपीय शतरंज क्लब कप प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता था? तो दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो भारत इसमें टॉप स्थान पर था। भारत समुद्री सप्ताह 2025 की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो मुंबई से इसकी शुरुआत हुई है। भारत किस संगठन की बैठक और कार्यशाला की पहली बार मेजबानी कर रहा है? तो इसका नाम है APAC-AIG। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वोटर लिस्ट के लिए स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन स्टार्ट किया है? तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी ल्यूसेंट जीके से रिलेटेड है। सुएज नहर किस वर्ष खोली गई थी? तो 1869 में सुएज कैनाल खोला गया था। भारत का सिक्किम राज्य इनमें से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो भारत का सिक्किम राज्य वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता पहली महिला कौन थी? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। इसके अलावा आपके लिए सवाल है, हाल ही में यूनामू 5 मिसाइल को किस देश ने लॉन्च किया? इस प्रश्न का भी उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है ये तस्वीर किस व्यक्ति की है। डियर स्टूडेंट, आज ही ज्वाइन कीजिए अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, जहां पर आपको 11 विषय पढ़ने का मौका मिलेगा। एनसीईआरटी मिडेबल मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी में इंडियन वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो 499 में आपको बैच मिलेगा। वैधता 3 साल की है। दिल्ली 500 कूपन कोड का, दिवाली कोड का यूज करिएगा। PDF नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ अवेलेबल है। 8 to 9 मंथ में कोर्स कंप्लीट होगा। आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन स्टडी कर ऐप, और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है प्रीमियम कोर्सेस में। वहाँ पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। 10 महीने की, 12 महीने की ई बुक भी मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अभी हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको बता दूं, जो कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज है, 10,000 टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर PDF है। 12 महीने का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथली करंट अफेयर्स का आपको टेस्ट इसमें मिलेगा। तो आप इससे ज़रूर ज्वाइन करिए। यहाँ पर 4000 प्लस टेस्ट की वैलिडिटी है। स्ट्रैटेजी की बुक भी आप मंगा सकते हैं, पढ़िए बहुत अच्छे से। और ई बुक्स जो है, यहाँ पर आपको ईयरली, हाफ ईयरली में 10 महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलेगा, और टेस्ट सीरीज आपको यहीं पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं आज 10 बजे की मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में। क्लियर है? बाय बाय।